हेलो। तो आज हम करने जा रहे हैं सोशल स्टडी के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म के कारण यूरोप के कंट्री में कौन कौन सी चेंजेज आई, उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा। तो ये वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्टरी है। इसमें हम नेशनलिज्म के पूरे प्रोसेस का ओवरव्यू आइडिया लेंगे। एक तरह से देखेंगे कि उस समय जो यूरोप के कंट्रीज़ थे उसमें इस नेशनलिज्म का क्या क्या इम्पेक्ट पड़ा। ये सब हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखेंगे और आगे की वीडियो में और सारे हम कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना है कि ये जो नेशनलिज्म है ये हुआ क्यों। और पहला तो सवाल यही होगा कि नेशनलिज्म है क्या भाई। ये नेशनलिज्म क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो आगे चलते चलते हम उसे उन्हें क्लियर करते हुए चलेंगे। सो ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर देंगे। तो हम फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। भाई ये नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म मतलब होता है पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन नेशन स्टेट। अपने देश के प्रति अपनी जो प्रेम की भावना है और जो गर्व की भावना है उसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अपने देश के प्रति गर्व की भावना, रिस्पेक्ट की भावना। ठीक है, इस सबको हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो देखो भाई लोग, पहले तो ये जो हम कंट्री का नाम सुनते हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ये पहले के समय में मीन्स इन 18th सेंचुरी ये सब के करीब ये कंट्रीज थे, लेकिन इन लोगों का कोई वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं था। ठीक है, आज तो खैर बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, बहुत सारे लॉ इंट्रोड्यूस हो गए हैं, लेकिन पहले इस तरह का कुछ भी सिस्टम नहीं। और उस समय राजा महाराजा रूल करते थे। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा है जैसे कि नेशनलिज्म के बारे में, तो उसमें हम लिखा है फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ओन नेशन स्टेट। नेशन स्टेट लिखा है, और उस समय नेशन स्टेट का कोई बात ही नहीं था, क्योंकि ना कोई दायरा था ना कुछ भी। बस ये समझौता था कि हाँ ये मेरा एरिया है, ये मेरा इलाका है। राजा महाराजा का जिस पे मन किया उस पर अटैक कर दिया, और उस पार्टिकुलर एरिया को, छोटे से एरिया को अपने अंडर में ले लेते थे उस समय राजा लोग। और उस समय एरिया भी कैसे थे, जैसे कि एक एरिया था पर्सिया, एकदम जनरल एरिया। प्रूसिया जिसे अब हम कहते हैं जर्मनी। ठीक है, एकदम जनरल एरिया था। उस पर राजा महाराजा वैसे ही एरिया पे हमला करके उसे अपने राज्य में शामिल कर लेते थे। तो अब ये अगला टॉपिक है हम लोगों का, नेशन स्टेट। तो जैसे कि कोई एक एरिया है, मान लो जर्मनी। जर्मनी ने मान लो इटली पे अटैक किया और इटली को अपने अंडर में कर लिया। ठीक है, तो जो ये नया एरिया फॉर्म होगा, क्या हम उसे नेशन स्टेट बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेशन स्टेट का डिफिनेशन देखो। नेशन स्टेट इज वन इन विच सिटीजन शेयर अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, कॉमननेस इन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, और आप इसमें स्ट्रगल्स इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई नेशन स्टेट इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो एक पार्टिकुलर बॉर्डर में आता है, इसलिए उसे नेशन स्टेट नहीं करते हैं। अब नेशन स्टेट उस जगह को कहते हैं, ठीक है, जहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं उन लोगों का कॉमन आइडेंटिटी होता है। अब कॉमन किस चीज़ में होता है? उन लोगों का हिस्ट्री सेम होगा, कल्चर सेम होगा, लैंग्वेज सेम होगा, और उन लोगों का ट्रेडिशन सेम होगा। ठीक है, और एक और आप पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, स्ट्रगल सेम होगा। अब जैसे कि इंडिया है, इंडिया के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन हैं, उन लोग का हिस्ट्री सेम है। जैसे कि गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और हम सब लोग का हिस्ट्री तो सेम ही है। ठीक है, हम जो सभी का लैंग्वेज सेम है, मीन्स जैसे कि हिंदी है। अब हिंदी मानते हैं सब लोग नहीं बोल पाता है, साउथ में लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन भाई ये लैंग्वेज तो है भाई, ये सब लोगों का लैंग्वेज सेम है। हिंदी कम से कम लोग समझ तो पाते हैं। तो ऐसा जो वेल डिफाइंड एरिया है, ठीक है, ऐसा बाउंडेड एरिया है जहाँ के लोगों के पास कॉमननेस हो हिस्ट्री में, कल्चर में, लैंग्वेज में, स्ट्रगल्स में। ठीक है, उस एरिया को हम नेशन स्टेट कर सकते हैं, वो इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर इस चैप्टर का शुरुआत दिया है, द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये बेसिकली बताया है कि कैसे नेशनलिज्म का शुरुआत हुआ। और ये एक फैमिलियर कंट्री में के बारे में बताया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फ्रांस के बारे में। तब यहाँ पे 1789 फ्रांस के बारे में बताया जा रहा है कि 1789 में क्या हुआ था, जब वहाँ के फ्रांस के जो नागरिक थे, सिटीजन्स, वो राजा से तंग आ गए थे। उस समय बेसिकली बोर्बन डायनेस्टी था। तो जब राजा से उस समय तंग आ गए थे, उस समय के सिटीजन्स जो थे, तो उन लोगों ने मिल के आवाज़ उठाई और फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया। और वहाँ का जो किंग था बोर्बन डायनेस्टी, उसे उठा फेंका, उजाड़ फेंका। उस समय किंग था लुइस 16, और लोगों ने रिवॉल्यूशन किया और उसे उठाकर वहाँ से फेंक दिया, मीन्स अपने तख्त से हटा दिया। ठीक है, अब रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन एक ऐसा मतलब सिचुएशन होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक ह्यूज पॉलिटिकल चेंज लाते हैं।
तो अब इन लोगों ने रिवॉल्यूशन किया क्यों? सिंपल सा बात है, क्योंकि उन लोगों को मोनार्की पसंद नहीं थी। तो फिर क्या पसंद था? उन लोगों को पसंद था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो आप जानते ही होंगे, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, उन लोगों को ये वाला मतलब ये वाला सिस्टम पसंद था, इसलिए उन्होंने मोनार्की को उठा कर फेंक दिया। इन शॉर्ट लुई 16 को अपने तख्त से हटा दिया, उसे बेदखल कर दिया। तो अब लोगों ने क्या किया, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो अब 1789 से लेकर 1799 तक लोगों ने डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि वो एक तरह से न्यूली बॉर्न मतलब सिस्टम था, तो लोग उसे इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन इन्जॉय तो उन लोगों ने बहुत किया, 10 साल किया, लेकिन अब उन लोगों की इसी खुशी पर कलंक लगाने चला आया। कौन? नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्टे, नाम तो आप लोगों ने इसका बहुत सुना होगा, नेपोलियन का। तो बस अब इस नेपोलियन ने इस डेमोक्रेसी का बहुत फ़ायदा उठाया, न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी का बहुत फ़ायदा उठाया। अब ना हमें पता चला है कि डेमोक्रेसी मतलब होता है हम लोगों की सरकार होती है। उस समय लोगों को इतना इसके बारे में ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये बहुत नया सिस्टम था। तो अब नेपोलियन ने इसका फ़ायदा उठाया और इस सिस्टम को बहुत ही वल्नरेबल बना दिया, कमज़ोर बना दिया। और 1804 में उसने डेमोक्रेसी को हटा दिया और अपने आप को फ्रांस का किंग घोषित कर दिया। और सत्ता में आने के बाद नेपोलियन ने सिविल कोड, या जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, उसे जारी कर दिया। अब भाई ऐसा नहीं था कि नेपोलियन गंदा था, और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत अच्छा था। ठीक है, उसकी कुछ पॉलिसीज़ थी जिसने लोगों को बहुत ही फ़ायदा किया। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही उसका मतलब जैसे कि कॉइन का 2 डायमेंशनल होता है, डायमेंशंस होता है, वैसे ही उसका भी बहुत सारे गलत नीतियाँ भी थी और अच्छी भी थी। लेकिन अब लोगों ने गलत नीतियों को देखा और उसे एकदम हटाने के बारे में सोच लिया। अब उसके अच्छे नीतियों के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले उसने क्या किया, जो फालतू का ट्रेड बैरियर्स मीन्स ट्रेड पर जो टैक्स लगता था, उससे एकदम से हटा दिया। दूसरी बार में उसमें क्या क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, एक दूसरे से बातचीत करने के सिस्टम को इम्प्रूव किया। उसके बाद उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ लाई। इसका मतलब लॉ के सामने जितने भी पीपल हैं सब इक्वल हैं, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और अब जैसा कि हम जानते हैं हर चीज़ का 2 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन। ठीक है, तो उसकी कुछ बुराइयाँ भी थी, बुरी नीतियाँ थी। ठीक है, तो बैड थिंग्स इन सिविल कोड देखा जाए तो वो चाहता था कि फ्रांस का जितने भी सिटीजन हैं सब अब आर्मी में भर्ती हो जाएं। तो भाई ये तो भाई पॉसिबल नहीं है। किसी भी कंट्री में अगर कोई चाहे कि जितने भी सिटीजन है सब आर्मी में आ जाएं, तो ये तो लोग एकदम नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब लोगों का अलग अलग चॉइस है, सबका अलग अलग चॉइस है। ठीक है, तो लोगों ने आवाज़ उठाया, लेकिन जैसे लोगों ने आवाज़ उठाया उसने उस आवाज़ को कुचल दिया और सेंसरशिप ला दिया। इसका मतलब जो भी नेपोलियन के विरुद्ध जाएगा, नेपोलियन उसका खात्मा कर देगा। अब 1804 से नेपोलियन ने सिविल कोड लाया। अब चीज़ें चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, बुरी चल रही हैं, मतलब चल रही हैं, ठीक ठाक चल रही हैं। लेकिन अब नेपोलियन का सपना क्या था? सपना था उसका पूरे यूरोप पे राज करने का। तो बेसिकली वो क्या करता था, अपनी जो सेना की टुकड़ी थी उसे यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग कंट्री में अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में भेजता था और उसे उस पर कब्जा कर लेता था, हमला करके कब्जा कर लेता था। लेकिन कुछ कंट्री थी जिन्हें ये जो नीतियाँ थी कब्जा करने वाली, ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, एक्सपेंडेशन का ये जो प्रोसेस था नेपोलियन द्वारा, ये उन कंट्री को एकदम पसंद नहीं आया। इसी कारण 1815 में एक वॉर छिड़ गया, नेपोलियन वर्सेज प्रब। अब ये भाई प्रब कौन है? ये 4 कंट्रीज है बेसिकली, PRAB। इसमें आते हैं प्रूसिया जिसे हम जर्मनी कहते हैं, रसिया, उसके बाद है आपका ऑस्ट्रिया, लास्ट में आपका ब्रिटेन जिसे हम अब ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। ये 4 कंट्री आ गई। अब भाई सिंपल सा बात है, इस वॉर में 4 कंट्री और अकेला नेपोलियन। हार तो नेपोलियन की ही होनी थी और इसके साथ नेपोलियन हार गया। और इस वॉर को हम कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। और इस बैटल ऑफ वाटरलू के इम्पैक्ट में आया हमारा ट्रीटी ऑफ वीना। अब भाई ट्रीटी ऑफ वीना क्या होता है? अब ट्रीटी ऑफ वीना में क्या हुआ है, जो कंट्री थी PRAB, इस उनका जो मतलब इनका जो थॉट्स था, ठीक है, जिसे हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं, इनका जो थॉट्स था मीन्स मोनार्कियल सिस्टम को ही मतलब जारी रखना। क्योंकि उन्हें लग गया था कि अगर इस नेपोलियन ने यूरोप पे कब्जा शुरू कर दिया
तो इनकी तो लुटिया डूब जाने वाली है। तो सबसे पहले इस ट्रीटी ऑफ वीना ने इन लोगों ने क्या किया, ठीक है। सबसे पहले जो बोनबोन डायनेस्टी था, मीन्स लुइस 16 को सबसे पहले इन लोगों ने उठा के फेंका, तो उसे दोबारा से रिस्टोर कर दिया, दोबारा से उसे ला दिया। और इन लोगों ने दूसरी बात क्या की, इन्होंने दूसरा काम ये किया कि जितना नेपोलियन ने जितना अपने सिविल कोड्स में अच्छी बुरी जितनी भी चीज़ें लाई थी, सबको खारिज कर दिया, सबको हटा दिया। तो ये तो बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लेकिन आगे के वीडियोस में हम ट्रीटी ऑफ वीना को भी डेप्थ में पढ़ेंगे। ये बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन किया है और ये इंट्रोडक्टरी का भी पार्ट 1 है। अब हम फिर से इस फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म का एक बार समरी कर लेते हैं ताकि ये रिवाइज हो जाए। तो फिर अब 1789 में फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। क्यों आया? क्योंकि लोगों ने डेमोक्रेसी को मतलब बढ़ौता दिया और मोनार्की को अपोज किया। 1789 से 1799 तक लोगों ने डेमोक्रेसी को इंजॉय किया। फिर नेपोलियन आ गया 1799 में, और 1804 में उसने अपने आप को किंग अनाउंस कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी अच्छी बुरी जो भी नीतियाँ लाई। उसके बाद 1815 में वाटरलू हुआ, ठीक है। वाटरलू में नेपोलियन वर्सेस प्रब में वहीं रूसिया, रसिया, उसके बाद ऑस्ट्रिया, उसके बाद ब्रिटेन, इतना हुआ। उसके बाद इस वॉर के इफेक्ट में आया क्या आया, ट्रीटी ऑफ वीना। ट्रीटी ऑफ वीना ने दोबारा से बोनबन को रिस्टोर कर दिया और इनकी सारी नीतियों को हटा दिया। लेकिन एंड में एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो नेपोलियन था, इसने अपने आप को मोनार्क तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जब इसने सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड में जब सेंसरशिप लागू कर दिया, तब से ये हो गया डिक्टेटर। ये तो बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसका भी पार्ट 1 था। अब सेकंड इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन को ख़त्म करेंगे और उसके आगे वाले पार्ट्स में इस चैप्टर को पूरी तरह से समझेंगे। थैंक यू।